Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Judicial Outlook. My name is Lalit Bhushan Paswan and I am a practicing lawyer at High Court of छत्तीसगढ़ बिलासपुर। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि प्रियम्बल होता क्या है, हमारे भारतीय संविधान के प्रियम्बल के पीछे क्या आइडिया है, क्या ग्राउंड है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम ये जानेंगे कि प्रियम्बल का यूज़ क्या है, और इसी के साथ में हम ये समझेंगे और ये जानेंगे कि एट प्रेजेंट में प्रियम्बल का स्टेटस क्या है और उससे संबंधित कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। पूरे टॉपिक को कवर करते हुए हम बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को भी देखेंगे ताकि हमें कोई भी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आप प्रियम्बल से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझ सकेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रियम्बल क्या होता है। प्रियम्बल एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो हमारी पहचान करवाता है किसी भी स्टैट्यूट से। अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का है तो वो हमारी पहचान करवाएगा भारतीय संविधान से। तो एक सिंपल तरीके से हम समझे तो प्रियम्बल हमारी पहचान कराता है जिस भी स्टैट्यूट का वो प्रियम्बल होता है, और अगर वो प्रियम्बल है संविधान का तो संविधान से हमारी परिचय करवाएगा। प्रियम्बल हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की क्या फिलॉसफी है, क्या कोर वैल्यूज़ है, क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर आपको ये जानना है कि पूरे संविधान में क्या है, पूरे स्टैट्यूट में क्या है, तो उसके प्रियम्बल को पढ़ लीजिए, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। अब हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो प्रियम्बल है उसके पीछे का आइडिया आया कहाँ से। जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया जिसे 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने प्रेजेंट किया। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो भी आइडिया था, जो भी फिलॉसफी थी, जो भी कोर वैल्यू थे, जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल था, उसको एडॉप्ट किया गया वाइल मेकिंग प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बाद में उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट किया गया। तो हमने क्या समझा कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल के पीछे जो आइडिया है वो कहाँ से आया है, वो आया है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के जरिए जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 को एडॉप्ट किया था। अब हम ये समझते हैं व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर सिंपल तरीके से समझें, प्रियम्बल जो कहता है वो उसका एलिमेंट है। प्रियम्बल मुख्य तौर पे 4 बातों को कहता है। पहला, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की जो शक्ति है कहाँ से आती है। दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। तीसरा पॉइंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जो चौथा पॉइंट है वो ये बताता है कि किस डेट को संविधान को एडॉप्ट किया गया। हम हर एक एलिमेंट को बहुत बारीकी से समझेंगे ताकि आपको एक तरीके से पूरा प्रियम्बल समझ में आ जाए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भारतीय संविधान का जो शक्ति है वो कहाँ से आता है। अगर हम प्रियम्बल को पढ़ते हैं तो प्रियम्बल चालू कैसे होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसके पीछे कारण यह है कि भारत के लोगों ने संविधान बनाया और खुद को दिया। तो इससे हमको क्या स्पष्ट होता है कि जो संविधान है उसकी जो शक्तियां हैं वो कहां से आती है, हम भारत के लोगों से। अगर भारत में लोग रहेंगे ही नहीं, भारतीय रहेंगे ही नहीं, तो भारतीय संविधान का कोई मतलब नहीं। हम हैं तो भारत का संविधान है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी 1954 में कहा है। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मदन गोपाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। भारत के लोगों से ही भारत के संविधान को शक्तियां मिलती हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इस केस में कह दिया। प्रियम्बल का जो सेकेंड एलिमेंट है वो बताता है कि इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, मतलब भारत का नेचर क्या है। प्रियम्बल ये घोषित करता है कि भारत एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। अब ये जो एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने इस्तेमाल किया इसका मतलब भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन का मतलब क्या होता है, सुप्रीम इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
भारत एक ऐसा देश है जो अपने भारतीय लोगों के लिए लॉ बनाने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। कोई बाहरी ताकतें भारत को मजबूर नहीं कर सकती कि वो उसके हिसाब से चले। भारत के लोगों के लिए परिस्थितियों के अनुसार डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई भी दबाव नहीं है। इसलिए हम इंडिया को बोलते हैं सॉवरेन कंट्री। हमारा भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है सोशलिस्ट, ये प्रियम्बल में जुड़ा था थ्रू 42nd अमेंडमेंट इन 1976। इसका मतलब क्या होता है सिंपल तरीके से, कि समाज में हर किसी को सोशल इक्वालिटी मिले, इकोनॉमिक इक्वालिटी मिले। सोशल इक्वालिटी का मतलब होता है कि समाज के अंदर हर व्यक्ति के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, समान रूप से अवसर मिले, और किसी के साथ भी किसी भी तरीके से किसी भी आधार पर, चाहे वो धर्म हो, जात हो, रंग हो, लिंग हो, के आधार पर किसी भी तरीके से कोई भी भेदभाव ना किया जाए। ये हो गया सोशल इक्वालिटी। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी। समाज के अंदर हर किसी को कमाने का इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। अपने जीने के लिए हर कोई कमाना चाहता है और सबको यह अवसर मिलना चाहिए। इक्वल तरीके से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किसी के साथ भी उसके इकोनॉमिकल स्टेटस, इनकम और वेल्थ के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तब हम बोलते हैं कि एक समाज के अंदर हर किसी को आर्थिक न्याय मिला है, आर्थिक समानता मिली है। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, ये किसको प्रमोट करते हैं? ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर स्टेट को। और इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री इसलिए है क्योंकि वो एक वेलफेयर स्टेट है, जहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट साथ में काम करते हैं। इसलिए हमारा भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है। अब हम बात करते हैं सेकुलर कंट्री। हमारा इंडिया एक सेकुलर कंट्री भी है, और ये जो वर्ड है सेकुलर, ये भी प्रियम्बल में जोड़ा गया था थ्रू 42nd अमेंडमेंट इन 1976। सेकुलर कंट्री का मतलब होता है ऐसा देश जिसका खुद का कोई रिलीजन नहीं है। भारत का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन भारत हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको सपोर्ट करता है। भारत के अंदर जो हिंदू है वो अपने हिंदू धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद है, मुस्लिम अपने धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद है, क्रिश्चियन सिख अपने धर्म का पालन करने के लिए आज़ाद है। किसी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सबको फ्रीडम है, हर कोई अपनी परंपरा को फॉलो कर सकता है। लेकिन यहाँ पर स्टेट की क्या ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्शन दे और हर एक रिलीजन को सपोर्ट करे। तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री हो गया। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है? हम डेमोक्रेटिक का मतलब क्या समझते हैं कि जहां पर लोगों का शासन हो, किसी राजा महाराजा का शासन ना हो। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि भारत में हर 5 साल में जनरल इलेक्शन होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जहां पर हर किसी को जो कि 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है उसको वोट देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखने का अधिकार है। पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर में हर किसी को अधिकार है कि पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करे। इसलिए भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। इसका मतलब क्या होता है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो भारत का हेड है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको भी इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट करने का तरीका जो इनडायरेक्ट वे में होता है, मतलब हमारे भारत के लोग लेजिस्लेचर को इलेक्ट करते हैं और जो लेजिस्लेचर होता है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। तो हमने यहां पर यह समझा कि हमारे भारत को प्रियम्बल ने किस तरीके से दर्शाया है, हमारे भारत का नेचर क्या है। प्रियम्बल का जो तीसरा एलिमेंट है वो बात करता है अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान का 3 उद्देश्य है मुख्य तौर पर। पहला उद्देश्य है कि समाज में हर किसी को जस्टिस मिले, न्याय मिले, समाज के अंदर हर किसी के साथ समानता का व्यवहार हो, इक्वालिटी मिले, समाज के अंदर हर किसी के पास लिबर्टी हो, मतलब स्वतंत्रता हो। तो मैंने यहाँ जो 3 ऑब्जेक्टिव बताया, इसके भी अपने अपने प्रकार हैं। जस्टिस मतलब कई तरीके की जस्टिस के बारे में बात किया है प्रियम्बल ने, जैसे कि सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है जब समाज के अंदर हर किसी के साथ समानता का व्यवहार हो, हर किसी को समान रूप से अवसर मिले और किसी के साथ भी जात, धर्म, लिंग, कलर के बेसिस पे कोई भी मतभेद ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सोशल जस्टिस है। दूसरा होता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है कि भारत के लोग का यह अधिकार है कि वो पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट करें। किस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे? जब चुनाव हो तो वोट दें,
जब चुनाव अनाउंस हो तो चुनाव में खड़े हों, और भी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें। जब ये सब करने की आज़ादी होती है हर किसी को भारत के अंदर, तो हम ये बोलते हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस मिल रहा है। When a person get an opportunity to participate in a political system or political opportunity, then we say that it is a political justice. अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर दो आदमी एक पोजीशन पे काम कर रहे हैं और उसके लिए एक निर्धारित सैलरी है, तो दोनों व्यक्तियों को वो सैलरी मिलेगी विदाउट अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस, इनकम और वेल्थ। हर किसी को कमाने का अवसर है, हर किसी को अपने स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। इसके लिए क्या है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, तो इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। तो इस 3 प्रकार के जस्टिस के बारे में बात किया है प्रियम्बल ने। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी के ऊपर। इक्वालिटी का मतलब मैंने पहले भी आपको समझाया, फिर से समझाता हूं कि प्रियम्बल के हिसाब से भारत में जितने लोग रहते हैं वो लॉ से नीचे हैं, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। एवरीवन इज बिलो द लॉ, नो वन इज अबव द लॉ। मतलब राजा और रंक विधि लॉ के नज़र में एक समान है। समाज के अंदर में किसी भी वर्ग को एकदम स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिला है, सब कोई एक समान है विधि की नज़र में। तो ये इक्वालिटी की बात हुई, जहां पर स्टेटस, इक्वल स्टेटस मिलता है और अवसर मिलता है। अब हम बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी के बारे में। भारत के अंदर में हर किसी को सोचने का अधिकार है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। मतलब ऑल टुगेदर हर किसी को एक पर्सनल लिबर्टी है कि वो अपनी लाइफ किस तरीके से जीना चाहता है, वो उसके हाथ में, वो स्वतंत्र है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल लिबर्टी का मिसयूज़ करें, दुरुपयोग करें। अगर आप अपने पर्सनल लिबर्टी का दुरुपयोग करते हैं तो संविधान आप पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी डालता है। तो हमें यहाँ पर क्या समझा कि भारत जो हमारा प्रियम्बल है वो ये बताता है कि संविधान के 3 ऑब्जेक्टिव, जस्टिस, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। अगर एक बात बताइए, भारत में हर किसी को ये भारतीय संविधान अगर ये लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव ये होगा कि भारत के लोगों के मध्य फैटर्निटी प्रमोट होगी। फैटर्निटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना। मतलब भारत के अंदर में जितने लोग हैं एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। जब अच्छे से रहेंगे तो भारत में एकता बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी, जो भारत की शक्ति को बढ़ाएगा। और ये सब जब होगा तो भारत का नाम ऊंचा होगा, उसका सम्मान बढ़ेगा। तो यहां पर हमने ये समझा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज द इफेक्ट अगर वो लक्ष्य को संविधान पा लेता है। तो प्रियम्बल का जो चौथा एलिमेंट है दैट सेज अबाउट डेट ऑफ एडॉप्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट किया। इस तरीके से हमने ये जाना कि प्रियम्बल जो है उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है। अब हम ये जानते हैं कि प्रियम्बल का यूज़ क्या है। प्रियम्बल एक इंटरप्रिटेशन टूल है। जब भी संविधान के किसी भी प्रोविज़न को पढ़ने में कोई दिक्कत हो, किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न हो, डबल मीनिंग निकल के सामने आ रहा हो, या उस पर्टिकुलर आर्टिकल के पीछे का इंटेंशन फाइंड आउट करने में दिक्कत हो, तो ऐसी स्थिति में जो कोर्ट होता है वो प्रियम्बल का इस्तेमाल करता है ताकि प्रॉपर तरीके से मीनिंग निकल के सामने आए, प्रॉपर तरीके से उस आर्टिकल के पीछे का इंटेंशन सामने आए। तो हमने यहाँ पर ये जाना कि प्रियम्बल इज़ अ टूल फॉर इंटरप्रिटेशन, तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से होता है। अब हम ये जानते हैं कि प्रियम्बल का स्टेटस क्या है। प्रियम्बल के स्टेटस को समझने के लिए कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन रे बेरूबरी यूनियन केस, जो कि 1960 में आया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि 1967 में आया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 में आया था। इन 3 केस के माध्यम से हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरूबरी केस के बारे में, जो कि 1960 में आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिए। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल एक चाबी है जिससे हमें ये पता चलता है कि संविधान जिन लोगों ने बनाया है उस समय उनके दिमाग में क्या था। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये दिया, प्रियम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए जो पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल 368 प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता भाई?
आर्टिकल 368 ये बोलता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर तो ये बात हो रही है कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो आपका प्रियम्बल है वो संविधान का कोई भाग है ही नहीं, इसीलिए जो पार्लियामेंट है किसी भी तरीके से जो प्रियम्बल है उसको अमेंड नहीं कर सकता। इसी सिलसिले में एक और केस आया 1967 में। केस का नाम है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी केस को रिफर किया और बोला कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है इस कारण से वो पार्लियामेंट के अमेंड करने के पावर के ऊपर में किसी भी तरीके से कोई प्रोहिबिशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं डालता है। अब इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हुए 1973 में एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया और जजमेंट का नाम है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी भूल को सुधारा जो कि उसने किया था बेरूबरी केस में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह माना क्योंकि प्रियम्बल भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये इस्टेब्लिश्ड हो गया कि प्रियम्बल संविधान का भाग है, पार्ट है। अब जो दूसरा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने यह दिया, क्योंकि संविधान का भाग है प्रियम्बल, इसीलिए जो पार्लियामेंट है अंडर आर्टिकल 368 प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है कि संविधान के तहत में जो भी अधिकार पार्लियामेंट को मिला है अंडर आर्टिकल 368 उसका इस्तेमाल करके वो प्रियम्बल को तो अमेंड कर सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। तो ये दूसरा ऑब्जर्वेशन था। तीसरा ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जो प्रियम्बल है दैट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन जो प्रियम्बल है एक इंटरप्रिटेशन टूल के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके माध्यम से हम प्रॉपर तरीके से संविधान के आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या नज़रिया था अबाउट द स्टेटस ऑफ द प्रियम्बल, जो कि पार्ट है संविधान का। केशव नंदा भारती केस के बाद एक अमेंडमेंट आया प्रियम्बल को लेकर, 42nd अमेंडमेंट 1976। इस अमेंडमेंट के माध्यम से 3 शब्दों को प्रियम्बल में जोड़ा गया। पहला था सोशलिस्ट, दूसरा था सेकुलर और तीसरा था इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को जोड़ा गया और ये एक लौता अमेंडमेंट है आज तक जो कि प्रियम्बल में किया गया है। इस वीडियो में हमने प्रियम्बल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझा और जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में प्रियम्बल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है judicialoutlook.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।